बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस दोहे को लिखा है और इस दोहे से उन्होंने कर यानी कि टैक्स की प्रथा को समझाया है कि आखिर एक राजा को टैक्स किस तरह से लेना चाहिए और उसका उपयोग कैसा होना चाहिए। आज जो बजट 2024 और 25 का मोदी सरकार लेकर आई है, क्या उसमें तुलसीदास जी के इस दोहे को वो बजट सार्थक करता है? क्या यह बजट आपकी जेब को हल्का करता है, आपको राहत देता है, या सिर्फ बातें कागजी हैं, या सिर्फ राहत कागजी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आज बजट लेकर आए, जहां एक साथ वित्त मंत्री ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि उन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। लेकिन क्या यह रिकॉर्ड आपके किसी काम आएगा? क्या यह रिकॉर्ड आपकी जेब पर असर डालेगा, यानी कि आपकी जेब को बेहतर करेगा या नहीं करेगा? क्या आपकी जेब को भारी करेगा या हल्का करेगा? ये तमाम सवाल सभी के मन में है। हां, सरकार के द्वारा तो यह कह दिया गया कि जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने गिनाई, जिनमें गरीब, महिला, युवा और किसान हैं, उन सभी को राहत देने वाला है। और साथ ही सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के नुमाइंदे अब इस बात को कहने पर अड़ गए हैं कि भैया इससे बेहतर तो बजट कोई हो ही नहीं सकता। 2047 का जो विकसित भारत बनना है, यह बजट उसी के लिए तो आया है। सोचिए कि आप 2024 के पटल पर खड़े हैं और 2047 का सपना आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 और 25 के लिए यह बजट बेहतर है भी या नहीं है? 47 वाला तो तभी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप शेयर मार्केट पर ध्यान दीजिए। बजट आज आना था, लेकिन कल से ही शेयर मार्केट डाउन चल रहा था, यानी कि डाउन बंद हुआ। और उसके बाद आज जब बजट आया और जैसे ही कैपिटल गेन सरकार ने बढ़ाई, उसका दायरा बढ़ाया, तो धड़ाम से शेयर मार्केट नीचे आकर गिर गया। जिसके बाद दिन, या यूं कहे कि सूरज के बढ़ने के साथ, सूरज के चढ़ने के साथ साथ शेयर मार्केट ने रिकवर किया 1200 अंक के आसपास। लेकिन उसके बाद भी सेंसेक्स 72 अंक गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी 30 अंक गिरावट के साथ बंद हुआ। अब आप यही सोच लीजिए कि किस तरह से बड़ी गिरावट देखी गई है। HDFC, L&T, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक और SBI ने मार्केट को नीचे की तरफ लेकर गए, यानी कि गिरावट दर्ज इनकी वजह से हुई। और जो रिकवरी हुई या मार्केट जिनकी वजह से ऊपर उठा, उनमें ITC, टाइटन, NPC और अडानी पोर्ट हैं, जिनकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पिछले अगर आप 5 सालों के बजट को देखेंगे, तो शेयर मार्केट में सेंसेक्स 2 बार निगेटिव पर बंद हुआ है बजट के समय पर, और निफ्टी 3 बार बजट की वजह से बंद हुआ है निगेटिव पर। ये जरा चार्ट देखिए, इस चार्ट को देखिए। फरवरी के महीने में ही बजट को पेश किया जाता है। 2020-21 में 987 अंक की गिरावट पर मार्केट बंद हुआ था सेंसेक्स। उसके बाद 21-22 अच्छा उठा और तेजी पर बंद हुआ 2314। उसके बाद 22-23 848, और उसके बाद 2023-24 यानी कि पिछले साल वाला बजट 158 तेजी पर बंद हुआ था। लेकिन इस बार फिर से गिरा। 2024-25 में 106 अंक सेंसेक्स गिरावट के साथ कल बंद हुआ था, तो 2 बार निगेटिव पर भी बंद हुआ है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 3 बार, यानी कि पिछले 5 सालों में 3 बार बजट आने पर निगेटिव पर बंद हुआ है उसका मार्केट, जिसमें 2020-21 300 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। 21-22 में थोड़ा सा ऊपर उठकर बंद हुआ, यानी कि 646 पर बंद हुआ। 22-23 237 अंक पर बंद हुआ था तेजी के साथ, यानी कि यह भी अच्छा रहा। लेकिन 2023-24 में फिर से 45 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, और 2024-25 यानी कि आज वाले बजट के आने से पहले कल 28 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।
ये पूरी स्थिति को समझा रहा है कि आखिर किस तरह से मार्केट का डाउनफॉल दिखाई दिया बजट आने से पहले। लेकिन अब इसमें बात यह करेंगे कि आखिर आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है। और जो तुलसीदास ने जो दोहा कहा रामचरितमानस को लेकर, क्योंकि जब राम जी भरत जी से पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन कर लेने की व्यवस्था को कैसा बनाया, तो भरत जी कहते हैं कि वो तो कर ले ही लेंगे। तब राम जी ने जो बात उनको बताई थी कि कर कैसे लिया जाता है, उसी को तुलसीदास जी ने दोहे में पिरोया था। राम जी ने बताया था कि जैसे सूरज, नदी, समुद्र, यहां तक कि गिलास के पानी से, हमारी अंजुली से जो पानी सोखता है वो पता नहीं लगता है, वो बादल बन जाते हैं और फिर कम दबाव वाली जगह पर, यानी कि जहां जरूरत होती है वहां जाकर बरस जाते हैं। और जब बारिश होती है तो लोग खुश हो उठते हैं। तो कर ऐसे ही लिया जाता है कि आप जनता से इस तरह से कर लें कि उनकी जेब से आप कर भी ले लें और उनको पता भी ना लगे, यानी कि उनकी जेब पर उसका बहुत बड़ा असर नहीं होना चाहिए। और जिन गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को उसकी जरूरत है, उनमें वो सरकार दे दे सुविधा के तौर पर, जिससे जब वो फायदे मिले जनता को तो जनता खुश हो जाए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने इसे दोहे में पिरोते हुए लिखा था, बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। लेकिन क्या यह सरकार आपकी जेब से उसी तरह से टैक्स ले रही है और क्या सुविधाएं उसी तरह से मिल रही हैं? अब सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, और क्या सस्ती होने पर आपकी जेब पर असर पड़ा है या महंगी होने पर आपकी जेब पर असर पड़ा है। तो उसके कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं कि आखिर कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और सस्ती हुई हैं। सबसे पहले जो बताया गया कि कैंसर की 3 दवाइयां सस्ती की गई हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। चलिए, यह एक अच्छी बात रही कि कैंसर बीमारी अब व्यापक स्तर पर है, कैंसर से पीड़ित तमाम लोग हैं और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। ऐसे में अगर 3 दवाइयों पर भी राहत है तो चलिए, एक आम आदमी को कुछ तो राहत हुई, बड़ी नहीं लेकिन कुछ तो राहत हुई। लेकिन इसी के साथ जो बाकी चीजों पर है, क्या उनसे आपको कितनी राहत मिलती है? तो अब आप ये देखिए, जो इसके अलावा और जो चीजें महंगी और सस्ती हुई हैं, उनमें अब आते हैं मोबाइल चार्जर और मोबाइल के जो पार्ट्स हैं या बाकी चीजें हैं, वो भी सस्ते हुए हैं। लगभग 15% तक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। लेकिन क्या ये आपके लिए उतना बेनिफिट वाला है? आप खुद बताइए कि आप मोबाइल फोन एक साल में कितनी बार खरीदते हैं, या मोबाइल का चार्जर एक साल में कितनी बार खरीदते हैं? अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तब भी आप साल में 1 या 2 बार खरीदते होंगे, और कम है तो हो सकता है कि 2 या 3 साल में एक बार खरीदते हो। तो इसलिए मोबाइल के सस्ते होने से आपकी जेब पर बहुत ज्यादा राहत नहीं पहुंची है, क्योंकि वो तो आप वैसे भी 1-2 साल में, जिसने अगर आपने अब खरीद लिया है तो आप अगले साल जाकर खरीदेंगे और तब तक नया बजट आ चुका होगा। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा राहत वाला नहीं है। और दूसरा ये कि चलिए मान लीजिए कि आप आज भी मोबाइल खरीद रहे हैं, तो अगर आपके मोबाइल की कीमत अभी तक 30 या 32 हजार थी, अगर उसमें 15% की आप कमी कर दें तो वो 25 या 26 हजार के आसपास का दाम बैठेगा। लेकिन कंपनी से आप ये कैसे तय करेंगे कि आपका 30,000 या 32,000 वाला 26,000 पर हो गया है? आप अभी जाकर ऑनलाइन चेक कर लीजिए या 4 दिन बाद जाकर ऑनलाइन चेक कर लेना, मोबाइल के दाम सेम ही मिलेंगे। तो कस्टम ड्यूटी हटी है, फायदा कंपनियों को होगा, आपकी जेब तक तो बड़ा मुश्किल है पहुंचना। उसके बाद उसके आगे का देखिए, एक्सरे ट्यूब पर भी आयात शुल्क, यानी कि इंपोर्ट करने का शुल्क, बाहर दूसरे देश से अपने देश लाने पर सरकार ने छूट दे दी है। तो उसमें आपका क्या फायदा? भाई, एक्सरे मशीन हर आदमी थोड़ी खरीद कर ला रहा है। जिसको हॉस्पिटल खोलना है, जिसको एक्सरे सेंटर खोलना है, वो लेकर आएंगे, और उनके लिए कमी कर दी गई। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो एक्सरे 500 रुपए में हो रहा है वो आपको 400 में करके दे दे। उसका रेट तो उतना ही रहेगा। और आपको यकीन ना हो तभी आने वाले समय में आप चेक कर लीजिए कि जिसका रेट 250 है वो 250 ही रुपए में होगा, जहां 300 रुपए में हो रहा है वो 300 रुपए में ही होगा। क्योंकि
इंपोर्ट पर ड्यूटी हटा, इंपोर्ट पर जो है छूट दी गई है, तो हर रोज तो इंपोर्ट होकर आएगी नहीं, एक बार आ गई, जो छूट मिलनी थी मिल गई, और उसका फायदा उनको हुआ जिन्होंने सेंटर खोले या हॉस्पिटल खोले। आपकी जेब पर इसका भी कोई फायदा नहीं। उसके आगे देखिए, हां, अब जो चीज है उसमें ये समझ सकते हैं कि आखिर फायदा आपको हो सकता है, क्योंकि कोबाल्ट, लिथियम और तांबे जैसी 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर भी छूट दी गई है। उसमें जो सीमा शुल्क है, जो इंपोर्ट करने की का जो शुल्क होता है, उस पर छूट दी गई है। अब ऐसे में जो लिथियम बैटरी से चलने वाले वाहन है, यानी कि ई वाहन है, चाहे वो स्कूटी, स्कूटर या बाइक या फिर ई रिक्शा टाइप चीजें हो, उन सभी को आप खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। चलिए मान लिया कि आपकी जेब पर इसका अच्छा असर हो सकता है कि अगर आप ई वाहन खरीदना चाहते हैं तो सस्ते में खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि कितने लोग खरीदेंगे और साल में कितना खरीदेंगे। और उसमें भी ये कि चलिए लिथियम बैटरी अगर सस्ती हो भी गई है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो 1 लाख में स्कूटी मिल रही है या जो 50,000 में ई बैटरी वाली स्कूटी मिल रही है, वो आपको बाद में 40,000 में मिल जाएगी या 30,000 में मिल जाएगी। आप बताइए कितना आपकी जेब पर इसका फर्क पड़ेगा। यानी कि यह भी मामूली सा ही एक अंतर है। अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि आप 10-15 खरीदने जा रहे हैं या हर हफ्ते या हर महीने आपको खरीदनी है, साल में एक आधी बार खरीदेंगे आप, तो बहुत बड़ा असर यह भी आपकी जेब पर राहत वाला नहीं दे रही है। इसके बाद सोना और चांदी पर भी शुल्क कम किया गया 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कम किया गया है। देखिए, सोना चांदी के लिए एक महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है कि जब शादी का सीजन होता है तो हर कोई सोने गहने खरीदता है, तो उस समय पर जो तेजी के साथ बढ़ रहा था दाम और जो 70 पार हो गया था, अब उसमें कुछ गिरावट आएगी और यह राहत वाली चीज हो सकती है। बहनों और बेटियों की शादी के लिए उस पिता के लिए यह राहत वाली चीज हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अभी 2 साल पहले की आंकड़ों को देखेंगे तो 50-55 के आसपास था सोना और अब 70-72 हो रहा है। तो ऐसे में ये उतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन कुछ राहत है, यानी कि आपको सस्ता करने की लॉलीपॉप दे दी गई है। उसके बाद अब आप इसके आगे वाला देखिए, सोलर पैनल और सोलर सेल भी सस्ते हो गए हैं। सोलर पैनल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तुओं में टैक्स में छूट कर दी गई है, यानी कि सोलर पैनल में बनाने की जो चीजें हैं उनके टैक्स में छूट दे दी गई है। तो ये तो कंपनी को फायदा हुआ। अब कंपनी आपको कितना फायदा देती है यह सरकार पर नहीं, कंपनी पर निर्भर करता है। अब दूसरा, लेदर से बनी हुई चीजें, हां, यह आपके काम की हो सकती है कि आप लेदर के जूते खरीदने जा रहे हैं, आप लेदर की जैकेट खरीदने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदे वाली चीज हो सकती है। और जो देश में बनने वाले लेदर के सामान हैं, कपड़े जूते हैं, वो भी सस्ते हो जाएंगे इस बजट से। यह आपके लिए थोड़ी सी राहत वाली चीज हो सकती है। अब उसके बाद सबसे जरूरी आप ये समझिए कि प्लास्टिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी 25% बढ़ा दी गई है, यानी कि जहां आपको कमी की जा रही थी कितनी, 15%, सिर्फ एक ही जगह मोबाइल फोन पर, उसके बाद बाकी सब में 4%, 5%, 6%, 6.5% ऐसे कमी की जा रही थी, और बढ़ाया कितना गया, सीधा 25%। और प्लास्टिक के सामान तो आपके लिए हर रोज की जरूरत है। आप अपने किचन में झांक कर देखिएगा, हर डिब्बा आपको प्लास्टिक का मिलेगा। आप अपने वॉशरूम में झांक कर देखिएगा, बाल्टी से लेकर मग तक आपको प्लास्टिक का मिलेगा। आपके जो नल से पानी आ रहा है उसका पाइप प्लास्टिक का आपको मिलेगा। घर का हर एक सामान आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक का मिलेगा, और उसी पर महंगाई कर दी गई है, यानी कि बाल्टी, मग, डिब्बे, किचन के सामान सब महंगे, और वो भी 25%। यानी कि जहां आपको राहत देनी चाहिए थी सरकार को, वहां राहत नहीं दी गई है। अब इसके आगे देखिए, पीवीसी पाइप, यानी कि जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि आपकी जो पानी आपके वॉशरूम तक, किचन तक पहुंच रहा है नल से, वो पाइप महंगे हो गए और उन पर 10 से 25% तक का इजाफा किया गया है उनकी महंगाई में। यानी कि सोचिए कि जिन चीजों को लेकर आपको चीजें सस्ती करनी थी वो महंगी कर दी गई, और जिनसे कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं पड़ता है वो सस्ती कर दी गई। यानी कि सरकार तुलसीदास जी के दोहे पर बिल्कुल भी सटीक नहीं है।
बल्कि उसके विपरीत हो गई है। यहां बरशत हर्षत सब लखे नहीं है, यहां करशत सब लखे हैं। यानी कि आप कर ले रहे हैं तो सब देख रहे हैं, सबको दर्द हो रहा है, और आप उसको जाकर बरसा किसको रहे हैं? तो ना तो कोई आपके उस सुविधाओं को देख पा रहा है, ना सुविधाओं को ले पा रहा है, और उनके मिलने पर ना कोई खुश हो पा रहा है। बल्कि आप उद्योगपतियों को जो फायदा दे रहे हैं, तो हाँ, गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को जरूर इस बरशत की हर्षत हो रही होगी, लेकिन इस करशत की दिक्कत तो सभी को है। हाँ, आपने इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो 3 से 6 लाख पर आप 5% ले रहे थे, अब वो 3 से 7 लाख पर लेंगे। इसमें थोड़ा सा फायदा जरूर हो सकता है लोगों का, लेकिन टैक्स देने वाले लोगों को। लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी से ले रहे हैं। जो चीजें आपने पाइप महंगे कर दिए, प्लास्टिक की चीजें महंगी कर दी, वो तो आप इनडायरेक्ट तौर पर सभी से ले रहे हैं। उसमें आपने किसकी जेब को फायदा दिया? आपने कंपनियों की जेबों को फायदा किया, आम जनता को नहीं। और आप जिन चीजों पर आपको महंगाई घटानी थी या जिन पर बात करनी थी, उन पर तो बात हुई ही नहीं। क्या खाने पीने के किसी भी चीज में आपको राहत मिली? क्या पेट्रोल डीजल में आपको राहत मिली? ये है, जब आप घर से निकलते हैं तो हर रोज की जरूरत की चीजें हैं। आप घर से निकलेंगे तो पेट्रोल डीजल आप जरूर खरीदेंगे। नहीं भी खरीदेंगे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर चलते हैं तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो किराया कम होगा। खाने पीने की चीजों में दाल चावल आटा, जो बेसिक चीजें हैं, क्या वो सस्ती की गई? नहीं की गई। उनकी आपने चर्चा भी नहीं की। अब भले से ही ये 2047 का बजट बता दिया जाए या उसकी नींव का बजट बता दिया जाए, लेकिन ये 2024 और 25 की नींव में दीमक लगाने जैसा है। अब सोचिए कि जो 2025 की नींव में दीमक लगा रहा हो, वो 2047 की इबारत क्या लिखेगा, या 2047 पर विकसित भारत की इमारत को कितने दिन अपने ऊपर टिका कर रखेगा, ये आप सोचिएगा। और सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जो तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और इस बजट से उनको कितना फायदा कितना नुकसान, ये उनको सटीक तौर पर और आसान भाषा में पता लगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।